गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का यूट्यूब ग्लैंस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं घटना चक्र इंडियन पॉलिटी 2022 की सीरीज को, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे शासन प्रणाली और उसके नोट्स और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन किए थे एमसीक्यूज़ लगभग 23 के आसपास किए थे और उसके कुछ बचे हुए लगभग 40 से 50 अभी एमसीक्यूज़ और हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इनकी भी वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं और जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो। मैं बता दूं, ये आपके लिए यूपी पीसीएस प्री, बिहार पीसीएस प्री और एमपी पीसीएस प्री, उत्तराखंड पीसीएस प्री, इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है ये। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक की। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन का मतलब एक अच्छा गवर्नेंस, अच्छी गुड गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं। तो जवाबदेही होनी चाहिए, कानून का नियम भी होना चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, लेकिन लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिए। रेड टैपिज्म यानी कि जो प्रणाली, जो कार्य प्रणाली, जो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, लेट करती है, धीरे धीरे जिस काम को करती है उस चीज़ को जो है कि लाल फीताशाही करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सभी नागरिकों को केवल स्वास्थ्य की सुविधा देना ही कल्याणकारी नहीं हो सकता, ठीक है। और कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कल्याणकारी राज्य के बारे में थोड़ा सा। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, वह अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर को, अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं दिया जाता है। अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम 25 को देखते हैं। 26 को, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा से संबंधित है। तो एक कल्याणकारी राज्य से, क्योंकि कल्याणकारी राज्य आजकल आपके जीवन के हर पहलू में जो है कि प्रवेश कर रहा है। आपकी कोई भी नीति हो, कोई भी काम हो, राज्य से शुरू होती है और राज्य पे ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए ऐसा कहा था कि राज्य हर जगह, जैसे गॉड इज ऑलवेज होता है वैसे ही स्टेट इज ऑलवेज, ठीक है, और एवरी जगह। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगर भारतीय संविधान में आप देखोगे तो कल्याणकारी राज्य की बात है, राजनीतिक समानता की बात है, समाजवादी राज्य की बात है, लेकिन साम्यवादी राज्य की बात नहीं की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि ये इसकी व्यवस्था नहीं की गई है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत। भारत का मत्र का राजतंत्र है, यह भी गलत हो गया। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह बिल्कुल सही प्रश्न है या सही ऑप्शन है। 29 में देखेंगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रमुख स्रोत तो जो है कि राजनीतिक सत्ता का जनता हो जाएगी। कौन हो जाएगी, जनता। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व। अध्यक्षात्मक शासन, संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षात्मक मतलब होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्स, और जहाँ पे एकल कार्यपालिका होती है, केवल एक कार्यपालिका होती है और वही इसका सर्वे सर्वा होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 31 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, और ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि सभी के सभी तथ्य ये तीनों ही सही कहे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में सबसे पहले इसका उदय हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 33 को, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निषेध तत्व है। तो सबसे पहले जनता को जब योग्यता मिल रही है, यानी कि जनता को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसीलिए तो प्रजा का शासन होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को,
कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को जो है कि ये ज़्यादा क्रियाशील बनाता है और आईएएस प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास है या अंतिम अधिकार। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि गणतंत्र का मतलब होता है कि संविधान के अंतर्गत, यानी कि भारत का सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति वाला पद है वो वंशानुगत नहीं है बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। गणतंत्र का आशय राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष, लेकिन वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। देखिए यही प्रश्न फिर से रिपीट किया मेंस में। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि राज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। जब तक शक्तियों का वितरण नहीं होगा तो फिर तो एकात्मक लगेगा, इसीलिए संघीय व्यवस्था के लिए हमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण करना होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला भी है। आवश्यकता पड़ने पर यह कठोर और लचीला दोनों जैसे प्रोविजन करता है। जैसे भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, नम्य मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित भी किया जा सकता है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों में संशोधन के लिए हमें आर्टिकल 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त से आधे से न्यून या अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जहां पे हमें कुछ राज्यों का भी समर्थन हमें चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखें, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का एक बिंदु निम्नलिखित है, बताइए कौन सा है वो? सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों जगह, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है ये भारत और अमेरिका में है, न कि भारत और ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है कि उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो आप देखोगे कि दोनों ही व्यवस्था सही है, लेकिन क्या इसका स्पष्टीकरण हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। अब बताइए जरा, भारत एक संघीय राज्य नहीं है या भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है? अब अगर आप यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ए ऑप्शन तो सही है लेकिन आर ऑप्शन गलत है, क्योंकि संघीय राज्य का यहाँ पे मतलब लिख रहा होगा कि संघीय राज्य नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत है मेरे दोस्तों, क्योंकि भारत हमारा संघीय राज्य और आर गलत होते ही हम लोग सी ऑप्शन इज करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता जो है दर्शाती है कि उसका स्वरूप जो है संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। अब आईएएस प्रीलिम्स 2021 में है, तो भाई जाहिर सी बात है कि संघीय स्वरूप की बात करोगे तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो राज्य और केंद्र दोनों से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा, ये बिल्कुल संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी है। इकहरी नागरिकता, ये नहीं है, क्योंकि ये आपकी एकात्मक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, क्योंकि हमारे भारत में केवल भारत की नागरिकता होती है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो आप देखोगे राज्यपाल की नियुक्ति करना, ये एकात्मक हो गया।
ओके, यहाँ से आप देख सकते हो कि अब आप एकदम से अलग से आप चयन कर सकते हो कि कौन कौन से हैं। तो आइए हम यहाँ पे कूट को देख लेते हैं और फिर वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4, 6, 7। ठीक है, 4, 6, 7 में जो है कि एकात्मक तत्व हमें देखने को मिलता है। ज़रा देख लेते हैं 4, 6, 7 में क्या क्या है। तो आप देखिए 4 में मैंने बताया राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट। तो यहाँ पर जो है कि ये तीनों ही प्रोविजंस क्या हो जाएंगे, ये आपके एकात्मक शासन व्यवस्था को इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 हम देख लेते हैं। कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं या द्विसदनीय व्यवस्थापिका। और आपसे पूछ रहा है कि एकात्मक तत्व, तो बताइए जरा भाई, राज्यपाल की नियुक्ति है कि नहीं है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं है कि नहीं है। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, और हमने इसको बहुत पहले मतलब इसको कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण भी देखने को मिलता है। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं। विधायिका या विधायिकी वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा कि न्यायिक शक्तियां तो बिल्कुल भी मध्य विभाजित नहीं की गई है, तो चौथा स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गया। अब आप यहां से अगर आप एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आप देखोगे कि चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, क्योंकि पहला और दूसरा ही केवल सही है। क्योंकि तीसरा इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा दोनों संघ और राज्य की विधायिकाएं प्रभुसत्ता संपन्न हैं। आप देखोगे प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब होता है जो विदेशी और आंतरिक दोनों ही मामलों में स्वतंत्र हो। लेकिन कोई भी राज्य जो है कि विदेशी मामलों में बहुत निश्चित रूप तक वह स्वतंत्र होता है, बाकी उसे केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है कि हम एक नया समझौता कर रहे हैं इस देश से, तो उसकी जो है कि प्रभुसत्ता संपन्न तो है ही नहीं। बाहर आंतरिक मामलों में तो वो कर सकता है, लेकिन वैदेशिक मामलों में नहीं। तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत और चौथा ऑप्शन भी गलत। तो पहला और दूसरा ही केवल सही था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। परोक्षता का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो बिल्कुल सही बात है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, यह भी सही बात है। और क्या यह इसकी स्पष्ट व्याख्या कर रहा है? तो ए ऑप्शन इस करेक्ट होगा कि स्पष्ट व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दल जो है कि लोकतंत्र में ही जो है कि एक जान डालते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, यह बात भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगर आपका ब्लड आपके शरीर में खराब है तो जाहिर सी बात है आपका शरीर भी खराब होगा, अर्थात राजनीतिक दल अगर खराब है तो राजनीतिक व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो देखोगे आप महात्मा गांधी ने भी ये बात कही, लेकिन मुख्य रूप से राम मनोहर लोहिया ने कही थी और इसी को ऑप्शन माना गया था एमपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50 कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या भी सही रूप से कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व तो मूर्त रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा देश यानी हमारी राजनीतिक व्यवस्था समय के साथ निरंतरता भी दिखा रही है और उसमें जरूरत पड़ने पर परिवर्तन भी कर रही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली, इन सभी के तत्व समाहित हैं। बिल्कुल, महात्मा गांधी को संत ही तो समझाया था, विवेकानंद को जो है कि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके विचारों को भी शामिल किया गया है। तो ये दोनों ही व्यवस्थाएं जो है कि सही हैं और इसी वजह से एक दूसरे की व्याख्या भी ये कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। बिल्कुल सही बात है और ये दोनों ही स्पष्टीकरण सही करेंगे एक दूसरे का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इसलिए जो है कि ये ज़्यादा सही माना जाएगा।
भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है? इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट किए गए, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है और यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। मेरे दोस्तों चारों ही स्टेटमेंट तो सही है, तभी तो जो है कि वृहद संविधान बन गया है जो है कि, तो चारों ही जो है कि सही है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की जो है कि संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। तो देखिए भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली की, तो अब यहाँ पे इंग्लिश में आप देखेंगे फेडरल की बात कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए भारत में, यूनियन की बात होती है। भारत में जो है कि यूनियन कहा जाता है, न कि फेडरल। तो इसलिए बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। पूछा जा रहा है आपसे सत्य, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में जो है कि संघीय प्रणाली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55। कौन सी एक भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं होती है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, यह भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी सही है। और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये गलत है। सहमति का परिणाम यहाँ नहीं बल्कि यूएसए में होता है, क्योंकि सहमति में ये होता है कि कोई भी राज्य जो है कि बाहर भी जा सकता है केंद्र से, लेकिन हमारे भारत में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। आइए जरा इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है, तथा भारतीय संघ से राज्यों यानी इकाइयों को अलग होने का अधिकार बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें स्पष्ट भाषा में लिखा होता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन है वो, न कि अलग होने की विशेषता। ठीक है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है, जो कि क्या करते हैं, सहमति पे आधारित होते हैं राज्य, यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अगला प्रश्न है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, ये तो केसी वियर ने कहा भी है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, यह भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और यूपी पीसीएस प्री 2020 का यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 57 है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? बिल्कुल सही। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है, यह भी बात सही है, इसीलिए जो है कि इसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। प्रकृति में तो संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भाई भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद तो जी ऑस्टिन साहब ने कहा था, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा था, और केसी वियर साहब ने क्या कहा था कि अर्ध संघात्मक है यह व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है? अर्ध संघात्मक। फिर से अगला प्रश्न देखिए, उनसे संबंध भी आ गया कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी वियर साहब ने कहा था यह प्रश्न। निम्नलिखित क्वेश्चन देखिए 61 भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह स्टेटमेंट भी केसी वियर साहब ने ही कहा था। निम्नलिखित कथन फिर से देखिए, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, यह स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर साहब का है। हमने इसके टॉपिक पे लास्ट लाइन में यही पढ़ा था। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? हर्बर्ट साइमन। ये जो है कि लोक प्रशासन का प्रश्न आ गया यहाँ पे, इससे कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता। यदि विधियां अधिक होती तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधियां नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो देखिए सबसे सही प्रतिबिंब जो है कि ये करेगा बी ऑप्शन, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगर आप ऑप्शनल पॉलिटिकल थियरी या पॉलिटिकल थिंकर को अगर आप पढ़ते होंगे तो लॉक ने कहा है कि जो विधि के अभाव में जो है कि अधिकार बिल्कुल मौन है, अधिकारों की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कौन
विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो विकास प्रशासन की जो अवधारणा है वो डब्ल्यू रिक्स ने दी है, यानी कि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। और ये देखिएगा, ये जो लोक प्रशासन है ये सामान्यतः झारखंड पीसीएस में ज़्यादा आता है, इसलिए यूपी पीसीएस के बच्चे या बिहार पीसीएस के या एमपी पीसीएस के ये लोग इतना इसका हेडेक न लें, परेशान ना हो। निम्नलिखित में से कौन एक चिंतक लोक प्रशासन अथवा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समानताओं की बात की है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण है। तो डब्ल्यू बी डॉनहम ने कहा था। ये किसने कहा था? डब्ल्यू बी डॉनहम ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? एक नहीं है। एक राज्य जिसमें सर्वोच्च जनता हो या जनता सर्वोच्च हो, यह भी सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है, यह भी सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है, कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विधि के शासन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार जो है कि। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये आईएएस प्रीलिम्स 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं होता है, बल्कि सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगर आप तीसरा स्टेटमेंट ही देख लें तो यहाँ भी गलत कर सकते हैं, यहाँ भी गलत कर सकते हैं। अब 1, 2, 4, तो 2 और 4 तो कॉमन है। तो पहला स्टेटमेंट आपको देखना है कि शक्तियों का परिसीमन भी तो इसमें किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विधि का शासन में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 70 वाले में, कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अब ध्यान दीजिएगा, राज्य की सत्ता इंपॉर्टेंट है या व्यक्ति की स्वतंत्रता? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर जो है कि कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ बताइए। आईएएस प्रीलिम्स 2020, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार? तो संवैधानिक सरकार हमेशा सीमित संवैधानिक सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करते हैं? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर या स्वयं को पूर्ण विकसित का अवसर? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगर स्वतंत्र व्यक्ति है तो व्यक्ति अपना विकास पूरी तरीके से कर सकेगा और बहुत सकारात्मक तरीके से। तो 72 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 73, राज्य में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव या विचारधारा का अभाव? तो उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होगा, यही सही होगा, क्योंकि समानता तभी होगी जब लोगों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे समानता का एक सामान्य अर्थ होता है कि रंग, नस्ल, धर्म और जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, भारत एवं अमेरिका की व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं? नहीं, भारत में अवशिष्ट शक्तियां तो केवल केंद्र के पास है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये सही है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, और यह भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा या स्थानीय शासन? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में सुशासन की बाधा जो है वो है आपका नागरिक केंद्रित प्रशासन, जिसमें शासन का केंद्र बिंदु हो रहा है, जबकि जनता का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये थे आपके जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और एक और लास्ट है हमारा, कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया? विविधताओं में एकता, तो अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था या अखिल भारतीय सेवाएं, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, या चारों ही के माध्यम से विविधताओं में एकता स्थापित की जाती है। तो ये थे दोस्तों मेरे साथ, आप देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदीय या संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता और संघवाद की ओर खसक गई थी? तो 1980 के दशक में जो है कि केंद्रीयता और इसकी तरफ खसक गई थी। ठीक है,
अब हमारा अगला प्रश्न है, यानी अगला चैप्टर होगा राष्ट्रीय प्रतीक, जो हम अगली वीडियो में जो है कि सॉल्व करेंगे, अगली क्लासेज में हम सॉल्व करेंगे। और आज के लिए हम यहीं तक रोकते हैं। यहाँ पर हमने जो है कि पूरी तरीके से देखा शासन प्रणाली में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की आपको अपडेट्स डेली जो है कि 3 से 4 वीडियो की मिलती रहेंगी, ताकि आप समय से पहले ही पूरी तैयारी कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।